हाँ, जी। वरना मैं तो आजकल नहीं कुछ कर पा रहा हूँ विशेष। इतना विशेष कर चुके हैं कि अब नहीं भी हो तो नमस्कार। काफी विशेष कर लिया है आपने नृशंस के जमाने से ही। अवधेश जी के अवदान को कोई कथा साहित्य कभी अवधेश जी के अवदान को नहीं भुला सकता। अनीता जी, मैं जो है ना इस समय बहुत जी। तबीयत मेरी खराब चल रही है। हाँ, ओके। तो लेकिन अब आप लोगों से मिलने का भी मोह था। हाँ, आप तो देखिए कि आपका संग्रह मैं रोज एक कहानी पढ़ रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छा। 4-5 दिन में मुझे लग रहा है पढ़ जाऊंगा। थकान हो जाती है एक्चुअली ना, मुझे ऑक्सीजन लेना पड़ता है। पहले स्वास्थ्य जरूरी है। कहानियां तो पढ़ी जाती रहेंगी। राज जी नमस्कार। राज बोहरे जी नमस्कार। आज 3 कथाकार, नामी कथाकार नजर आ रहे हैं और सब भी। अवधेश जी, राज बोहरे जी इधर, और राज बोहरे किधर है? राज यही आवाज दीजिए, आवाज दीजिए तब जो थोड़ा मोबाइल वो करो तो चेहरा नहीं दिख रहा राज भाई। चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, पूरा चेहरा नहीं आ रहा है। बैठा हूँ आप जैसे कोमल लगाए हूँ। हाँ, बहुत ठंड है, आप जैसे कैप लगाए होंगे। मैं तो थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने ये सब लगा लिया है, नहीं तो मैं तो नहीं लगाता ये सब। नहीं लगाता, मुझे मालूम है। जो न करे। आप तो दौड़ा करते थे। क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है? एक उपन्यास पे काम कर रहे हैं। क्या बात है यार। ये आपका कौन सा हो जाएगा उपन्यास? 5वां है। 5वां। क्या बात है। अरे सबसे अच्छा उपन्यास जो अभी आया, बहुत शोध करके 10 साल के 20 साल लगे। बताइए नाम। राज भाई का उपन्यास आस्थान की बात कर रही हैं आप? आस्थान की बात कर रहे हैं। मैं राज भाई को है उसमें शोध। मैं राज भाई को जल्दी एक टिप्पणी लिख के भेजने वाला उपन्यास तो मैंने पढ़ लिया। थैंक यू। आजकल मैं यही सब काम थोड़ा पढ़ने का कर रहा हूँ जी। अवधेश भाई, बहुत अच्छी बात चल रही है हम लोग की। ये तो लगता है कि हम लोग एक बार कभी मिलने जुलने का ही सिर्फ कार्यक्रम रखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अंतरंगता बनती है। हमारे मिलने जुलने में भी खाली ऐसे वैसी तो बात नहीं होगी, मिलने जुलने में कुछ साहित्य ही बतियाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है अभी आपकी बात को। अभी जो चर्चा चल रही है हमारे फेसबुक पर, कई लोग देख रहे हैं आपकी बात को भी बहुत अच्छा कह रहे कि अभी एक गोष्ठी का ही अंग है। स्टार्ट कर दिया है क्या? तब हम लोग को चुप हो जाना चाहिए। न, तब कार्यक्रम करें। अभी अच्छा लग रहा था जी। निरुपमा, क्या नाम है? निरुपमा जी अभी जुड़ी है। निरुपमा सी ढाका होनी चाहिए। निरुपमा स्नेही है क्या? सिंह निरुपमा सिंह ढाका। ऋचा वर्मा जी भी जुड़ गई हैं। आज काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। ये तो भाई अवधेश जी का यह प्रेम सब का है कि ये लोग अवधेश जी से मिलना चाहते थे और इसलिए इतने सारे लोग एक साथ जुड़ गए हैं। तो हम अवधेश जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। हम कार्यक्रम का आरंभ अब तुरंत करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और एक कथा सम्मेलन के लिए इतने महत्वपूर्ण राज जी जुड़ गए हैं, अवधेश जी जुड़ गए हैं और अनीता रश्मि जुड़ गए हैं। इतने भारी कथाकार जुड़ गए हमारे मंच, हमारा मंच बड़ी भारी हो गया है। तो हम अब चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को तुरंत आगे करें। और हेलो फेसबुक के कथा सम्मेलन हम करते थे महीने के दूसरे सप्ताह में, लेकिन हमारी बेटी की शादी की वजह से एक सप्ताह गैप हो गया था, इसलिए आज हम हेलो फेसबुक कथा एवं लघु कथा सम्मेलन कर रहे हैं। तो इसमें हम मात्र 3 लोगों की कहानियाँ सुनेंगे, बाकी लोग लघु कथा पढ़ेंगे चूँकि हम 1.5-2 घंटा में कार्यक्रम को समापन करेंगे। लेकिन अवधेश प्रीत जी विशेष आग्रह पर हमारे मंच पर उपस्थित हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इसलिए हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है अपनी बीमारी की वजह के बावजूद। यह उनका स्नेह है, उनकी आत्मीयता है। हम उनको सादर नमस्कार करते हैं इस उपस्थिति के लिए और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो दीर्घायु प्राप्त करें, हम लोग के बीच अधिक से अधिक समय तक रहें, हम लोग साथ रहें। और
इसके साथ हम आज का यह कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हेलो फेसबुक कथा एवं लोक कथा समय ये सप्ताह भर चला था, और जिसकी अध्यक्षता हमारे अवधेश प्रीत जी, विख्यात साहित्य कथाकार अवधेश प्रीत जी ने संभाला था। और हमारे मुख्य अतिथि रही हैं चर्चित लेखिका अनीता रश्मि जी। हम दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब आज मंच पर हम प्रेम जी उपस्थित हैं। भले वो अनीता जी के माध्यम से आए हों, लेकिन हम तो चाहें कि हमेशा वो हमारा मंच पर जुड़े रहें, और हम उनकी भी कहानियाँ कभी सुनेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। आज वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। राज जी नाम क्या उनका? जी? राज जी नाम है। राज नारायण बोहरे की बात कर रहे हैं अच्छा, आप? हाँ, राज बोहरे जी, जी जी। तो हम यह कार्यक्रम अब हम अध्यक्ष जी की अनुमति से आरंभ करना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा प्रथम सत्र जो होता है उसमें मुख्य अतिथि जो होते हैं उनका हम एकल पाठ सुनते हैं, कई रचनाएं सुनते हैं, लेकिन कथा की बात है तो वहाँ एक कहानी हम सुनेंगे आज। मुख्य अतिथि हमारे आज के चर्चित लेखिका अनीता रश्मि जी हैं। हम उन्हें सादर मतलब कि नमस्कार करते हैं संस्था की ओर से। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अवधेश प्रीत जी, लेकिन उनकी तबीयत चूँकि खराब है तो उनको हम बहुत अधिक समय तक रुकने का उन्होंने आग्रह किया था कि हम 1 घंटा तक रुक जाए, तो हमको छोड़ दीजिएगा। निश्चित तौर पर अधिक समय तक उनको बैठाना उचित भी नहीं है, तो हम 1 घंटा के लिए उनको हम रोके रखेंगे, उसमें जितने रचनाकार लोग की पाठ हो जाए। उसके बाद इसकी अध्यक्षता मैं चाहूँगा थोड़ी देर के लिए हमारे मुख्य अतिथि संभाल लेंगे। और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता हूँ। और सबसे पहले हमारे जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं अवधेश प्रीत जी। तो अवधेश प्रीत जी के बारे में तो कुछ भी बताना बहुत ही संक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि उनका परिचय बहुत बड़ा विस्तार है और हर लोग जानते हैं। वे कथाकार पत्रकार अवधेश प्रीत जी का जन्म जो है 13 जनवरी 1958 को हुआ था। मुझे लगता है कि लगभग मेरी जन्म तिथि उनकी तिथि 1 साल का आगे पीछे है। हमारा 59, उनका 58, बस इतना ही का अंतर है। और वे गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ है। उनका पढ़ाई लिखाई की शुरुआत गांव में हुई। उच्च शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड में उन्होंने पाया। साहित्य लेखन व रंकन की शुरुआत उधम सिंह नगर से की और 1985 में बिहार में पत्रकारिता वो करने लगे। सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में एक लंबे समय तक उन्होंने सह संपादन का भार उन्होंने संभाला था। हम उसके साक्षी हैं। हमारी 10 साल तक हमारी कलाकृतियाँ उनके साहित्य पेज पर लगातार छपते रही है। यह उनका कला प्रेम है कि उन्होंने हमारे जैसे नए रचनाकारों को, कलाकार को उन्होंने स्थान दिया था। वो मुझे आज भी याद है। और आपकी प्रकाशित कृतियां हैं अशोक राजपथ उपन्यास, हस्तक्षेप, निरसंस, हम जमीन, कोहरे में, कंदीला, चांद के पार, एक चाबी, कहानी संग्रह। काफ़ी चर्चित ये सब उनके पुस्तकें रही है। देश की तमाम पत्रिकाओं में आपकी कहानियां, समीक्षाएं, लेख आदि प्रकाशित हो चुके हैं। कई कहानियों के अनुवाद हुए हैं उर्दू, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में, और कुछ कहानियों का मंचन भी हुआ है। निशंस दिल्ली में, बाबूजी की छतर एवंटन दिल्ली में, और इस तरह कई, पटना में भी कई उनकी नाटकों का मंचन किया गया है। आप बनारसी प्रसाद भोजपुरी कथा सम्मान, सुरेंद्र चौधरी कथा सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान और फणीश्वरनाथ रेणु कथा सम्मान जैसे उच्च सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। हिंदुस्तान दैनिक के पटना में वर्षों तक आप सहायक संपादक रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद फिलहाल वे स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने कई श्रेष्ठ कहानियों का सृजन किया और हम सब उसके साक्षी रहे हैं। तो ऐसे रचनाकार आज हमारे मंच पर, और मैं कहूँगा कि इस पूरे 4 साल से जो हम हेलो फेसबुक कथा सम्मेलन चला रहे हैं, उसका इस साल का अंतिम यह जो कथा सम्मेलन ऑनलाइन में कर रहा हूँ, उसके वे साक्षी रहेंगे और उनकी उपस्थिति को हम सादर नमन करते हैं। और अगले साल से मैं देखता हूँ कि इसका मैं क्या स्वरूप देता हूँ। लेकिन और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर है अनीता रश्मि जी, जिनका प्रथम उपन्यास 19-20 वर्ष की उम्र में ही प्रकाशित हुई थी। प्रथम काव्य भारत यावड़ की पत्रिका नवतारा में 2 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह सहित 14 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। हंस के दलित विशेषांक, लोकमत उत्सव विशेषांक 5 बार, जनसत्ता विश्वगाथा, परिकथा, 100वां प्रभात कवर,
जैसे तमाम पत्रिकाओं में तो उनकी रचनाएं सतत प्रकाशित होती रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी उनकी रचनाएं आई है और उनका दोनों उपन्यास गुलमोहर के नीचे को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजभाषा विभाग बिहार सरकार द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है और शैलप्रिया स्मृति सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। सर्वभाषा ट्रस्ट का स्मृति कथा सम्मान, इंडिया नेट बुक्स का रत्न सम्मान। इस तरह मैं देखता हूँ कि वे एक साहित्य में काफ़ी सक्रिय रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि वे हम लोग साथ मिलजुल के चल रहे हैं। कोई भी किसी तरह के उनमें कोई इस तरह की भावना नहीं है कि नए पुराने क्या होते हैं। ये सारे खेमेबाजी से दूर स्वतंत्र रूप से वह लेखन कर रही हैं, इसलिए हम उनको बहुत ही आदर सम्मान देते हैं और हमारी संस्था से वे लगातार जुड़ी रही हैं। यह भी हमारा सौभाग्य है, हमारी संस्था का सौभाग्य है, हमारी संस्था से जुड़े हुए तमाम रचनाकारों की सौभाग्य है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए समय हम बहुत ना लेते हुए मैं एक डायरी प्रस्तुत करता हूँ मुख्य अतिथि की रचनाओं पर। तो मैं बहुत लंबी डायरी आज पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि कहानी खुद लंबी होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आंचलिक भाषा की प्रवीण कथा लेखिका हैं डॉक्टर अनीता रश्मि। हिंदी साहित्य में यदि सर्वाधिक पठनीय और चर्चित कोई विधा है तो वह है लघु कथा और इसके बाद छोटी छोटी कहानियाँ, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे में डॉक्टर अनीता रश्मि की लोक कथा हो या फिर कहानी, वह समयगत सच्चाइयों को अंगीकार करते हुए अपनी प्रभावशाली शैली में साथ ही साथ कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने में वह सक्षम दिख पड़ती है। आज लघु कथा और छोटी छोटी कहानियाँ अधिक लिखी और पढ़ी जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लघु कथा की पुस्तकें भी अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक प्रकाशित हो रही है, इसे भी स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं होती। किंतु इन लघु कथा पुस्तकों में बहुत कम ऐसी लघु कथा पुस्तकें हैं या बहुत कम ऐसी कहानियों की पुस्तकें हैं जो अपने छोटे आकार के कारण रचनाकारों को अपने हृदय में रचा बचा लेती है। ठीक उसी प्रकार मैंने कहानियों में भी वही कहानी पाठकों की पहली पसंद बनती है आज, जिसका आकार बहुत अधिक लंबा ना हो। और डॉक्टर अनीता रश्मि की अधिकांश कहानियाँ छोटे आकार की है, इसलिए वह पठनीय बन पड़ी है। आज मंच पर पढ़ी गई उनकी जो उन्होंने वो कहानी आज पढ़ेंगी, बढ़ते घाम में हंसी कहानी भी डॉक्टर अनीता रश्मि की प्रतिनिधि कहानी है, जिसकी प्रशंसा चर्चित साहित्यकार अवधेश प्रीत ने भी पटल किया है। हालांकि इस कहानी को और भी छोटा किया जा सकता था, किंतु ग्रामीण अंचल के गीत को भी कहानी में शामिल की गई है, इसलिए इस अतिरिक्त विशिष्टता कही जा सकती है। अनीता रश्मि कवित्री भी है, इसलिए वह वाजिब भी दिख पड़ती है। उनकी आज पढ़ी गई कहानी में आंतरिक शब्दों का अच्छा उपयोग हुआ है। व्यवहारिक भाषा का उपयोग करने के कारण उनकी कहानी जीवंत बन पड़ी है। आंचलिक भाषा की प्रवीण कथा लेखिका है डॉक्टर अनीता रश्मि। उदाहरण स्वरूप इस कहानी में लिखी गई इन पंक्तियों को देखिए। अचानक जिंदगी की हंसी खनकती चूड़ियों में बदल गई। कजरा ने पूछा था, हमारे साथ बिहा करोगी? कोहनी से टहोका दे शर्मा का पूछा था। जिंदगी ने, हमारे संग बिहा काहे? तोय हमको बड़ी बेस लगती है। चूड़ियों से उन्मुक्त हंसी उस वक्त भी गूंजी थी, हर द्वंद लिहाज से परे किलकिलाती हंसी। धरती और सूरज बाबा के ब्याह के पर्व के कजरा का यह पूछना भी, हमारे साथ ब्याह करोगी, जिंदगी को उत्साह से नहला गया था। आगे जिंदगी कहाँ मर गई, जल्दी आओ, काहे बुलाई, आज काम पर नहीं आएगी का। इसी प्रकार कहानी में कई आंचलिक कविताओं का भी उन्होंने उपयोग किया है, जैसे महुआ रे महुआ पतई सोए झाइल गेल रे, और डाड़ी में खोस लगे खोचा में फूल रे, फूल कीड़े धरती शोभय रे। हालांकि विषय वस्तु के ख्याल से बढ़ते घाम में हंसी उत्तम कथा है और हमारे भीतर सकारात्मक संदेश देने में सफल भी है। कथा के क्षेत्र में आज भी कई और कथाकार बेहद सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और इस मायने से अनीता रश्मि की कथाएं एक नई परिभाषा करने में सक्षम है। ये हमारी उनकी कहानी और उनकी रचनाशीलता पर छोटी सी डायरी थी। और इसके बाद हम सीधे उतरते हैं मुख्य अतिथि की ओर और हम निवेदन करते हैं कि वे अपनी एक कहानी का पाठ करें जो उन्होंने पटल पर प्रस्तुत किया था, डॉक्टर अनीता रश्मि जी। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लेंगे और इस कहानी को पढ़ने के बाद अवधेश प्रीत जी उस पर अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी देंगे। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एकदम साधारण सा नागरिक का बस।
तो प्रिंसिपल जी डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, डॉक्टरेट नहीं किया है। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी कहानी का शीर्षक है आजकल तो फैशन बना है लोग डॉक्टर लगाने का, और नहीं लगता तो भाई छिड़ जाते हैं, लेकिन आप इस बात को सहज रूप से स्वीकार किए हैं, धन्यवाद। बढ़ते घाम में हंसी। जिरगी ने अपने गले में तांबे के सिक्के से गूंथे हार को डाला और ताखे पे रखे टूटे शीशे के टुकड़े में अपना गला निहारने लगी। 2 दिन पहले ही कजरा के छेड़छाड़ के चलते शीशा गिरकर टूट गया था। काले धागे में गुथे सीखों के तांबई लालपन को गौर से देखते हुए आवाज सच है। मुझे लग रहा है अवधेश जी का माइक ऑन है। अवधेश जी अपना माइक को थोड़ा बंद कर लीजिए। अवधेश जी माइक को थोड़ा माइक को बंद कर लीजिएगा। अवधेश जी माइक को थोड़ा बंद कीजिएगा। ठीक है, नहीं, आपका माइक अभी बंद खोला हुआ है। एक मिनट। हाँ अब बंद हो गया। अब बंद है, ठीक है। फिर खुल गया है। काले धागे में गुथे सिक्कों के तांबई लालपन को गौर से देखते हुए अपने काले गर्दन को भूली बैठी। 9 लखा हार पहनने की खुशी उसकी आंखों से छलक पड़ी। माथे की ओर शीशे को ले गई तो टूटे शीशे में आधा ललाट, एक आंख, थोड़ी सी नाक खिलखिला उठी। कान की ओर घुमाया, कान में खुशी जौ की नई बालियों के हरापन लिए हुए पीलेपन ने सुप्रभात कहा। तिरछे जुड़े में लाल उड़हुल चंद पत्ते भी बड़ी उदारता से मुस्कुरा दिए। शीशे को ललाट के बीच में लाकर वह चमकीली बिंदी को देखने लगी। इस बीच उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान फंसी थी। उस मुस्कान के साथ नाक की चांदी की लौंग भी हंसी। लाल पाड़ की उजली साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे एहसास है कल ही सूरज बाबा और धरती मैया के विवाह के पर्व सरहुल के तीसरे दिन पाहन ने फूलखोसी किया था। पाहन काली ने घर घर जाकर सरई फूल खोस कर आशीर्वाद की वर्षा की थी। युवकों के कानों में भी सरई यानी शाल पुष्प खोसा था और जनीमन यानी औरतों के अचरा में भी दिया था। सरहुल पर्व में सफेद सखुआ फूल गाछ सबका बड़ा मान बढ़ जाता है रे। माँ बचपन से ही बताती थी, अब तो वह खुद भी देखती है। पहले दिन चैत महीना के उजेरिया के तीसरे दिन से शुरू पर्व में साल गाछ के नीचे सरना में 2 घड़े में पानी भरकर ढक गए थे। दूसरे दिन ढक्कन हटाया था, पानी एकदम कम नहीं हुआ तो घोषणा कर दी, इस बार चिंता करने का बात नहीं, इस बार जमकर वर्षा होगा। सब आगत की खुशी से मदमस्त। इस बार खेती अच्छा होगा, चारों दिशाओं में जैसे गूंज रहा था। ऐसे भी धरती की बेटी बिंदी के पाताल लोक से आने की प्रसन्नता और नए फूल फल फसल के तैयार हो जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला सरहुल सब प्रकृति पूजकों में उन्माद बढ़ता है। रबी फसल के बाद धरती की संतान गाछ वृक्ष फूल पात फल से ढकने पर मनाया जाने वाला अद्भुत बसंतोत्सव। गाछ वृक्ष धरती और सूरज की संतान ही तो है, दोनों के ब्याह से उत्पन्न। यह उसने लोक कथा के माध्यम से जाना था। बिंदी साल में बस एक ही बार पृथ्वी पर आती है, चैत में। लोक कथा में छिपी है धरती माया और सूरज बाबा की बहुत सुंदर बेटी बिंदी की कहानी। 7 नदी के किनारे कमल फूल तोड़ने गई बिंदी डूब गई थी। उदास धरती माई के कारण बरसात बंद, नदी नाला सूख गया था, गाछ वृक्ष घास सब मुरझा गए थे। काफी मिन्नतों के बाद यमराज राजी की साल में एक बार आधे साल के लिए बिंदी को लौटाएंगे। बिंदी के आने से धरती पर बाहर आती है, बस मनने लगा पर्व सरहुल पर्व। आज भी सरहुल पर्व के बाद का दिन है। कजरा के साथ तो उसकी जिरगी थी, वह आपने कजरा के साथ खूब नाची गाई थी। अब तक मांदर की थाप पर कजरा के साथ थिरकते पैरों की याद बाकी है।
गीत के बोल भी। फूल गेला वन में सरई फूल, चरका दिसई, चरका चरका, चरका मतलब सफेद, वन में सफेद फूल खिल गया है, सरई फूल। इसको गाया उन्होंने। सरई फूल से भर जाता वन और सरना स्थल। सरहुल की पूजा खत्म होने के बाद नई सब्जियां बनी थी। सबने पहली बार इकट्ठे सरना स्थल पर ही चखा था इस नई फसल का उपहार। पूजा से पहले खाना वर्जित, तो सब बहुत ही अनुशासन से इसका मान रखते थे। अभी सरना झंडा अपनी उज्जर लाल पट्टियों की आभा के साथ पूरे परिसर को घेरे हुए लहरा रहे थे। जिरगी को घेरे हुआ था कजरा का समर्पित प्यार। पिछले 4-5 दिनों से उसके हाथ पैरों कमर में लोच भर गई थी। कल उसने हड़िया जी भर कर पिया था, अब तक खुमार बाकी। हड़िया को दोने के कोर से पीते हुए गुपचुप कजरा को देखी जा रही थी, खूब खूब बतिया भी रही थी। अचानक जिरगी की हंसी खनकती चूड़ियों में बदल गई। कजरा ने पूछा था, हमारे साथ बियाह करोगी? कोहनी ने टहुका दे शर्मा कर पूछा था जिरगी ने। कोहनी से टहुका दे, हमारे संग बियाह काहे? कोई हमको बड़ी बेस लगती है। चूड़ियों से उन्मुक्त हंसी उस समय वे गूंजी थी, हर द्वंद लिहाज से परे खिलखिलाती हंसी। धरती और सूरज बाबा के ब्याह के परम में बखत कजरा का यह पूछना कि हमारे साथ ब्याह करोगी, जिरगी को उत्साह से नहला गया था। अगे जिरगी कहाँ रह गई, जल्दी आओ ना, उसकी माँ उसे बुला रही थी। माँ को आश्वस्त कर वह घर के कामों में उलझ गई। शाम को फिर अखड़ा में मांदर की थाप गूंजी। नसों में तिरकन बन उतरा नृत्य सबको अखड़ा की ओर खींच ले गया। वह भी कजरा की 5 उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर झूमर में व्यस्त। रात ढले तक सब लोग रास रंग में सराबोर। फिर थक हारकर सब इधर उधर लुढ़क गए। कुत्ते एक लाइन में घूम कर पूरे गांव को कपकपा गए। रात भर कुत्तों का गीत चलता रहा। कहीं से चिड़ै फड़फड़ाई तो कहीं तोते उड़कर एक डाल से दूसरी डाल पर यार का हुआ भी जैसे हुआ से भी कोई नहीं जगा। भिनसरे किरण फूटते ही अलसाए लोग कसमसाए। जिरगी धीरे से उठी, कजरा के गालों को हौले से छुआ। उठ, आइस तो जाए पड़ेगा। वह कुनकुना कर करवट बदलने लगा। वह रात तो पहनी गई जरीदार पीली धोती, गुलाबी कमीज और बोरिया गमछे में ही सोया पड़ा था। गेंदे के फूल का पीला हार उसके गले के एक तरफ लटक आया था। कजरा इतने मत अलसारे, उसने मुरझाया हार खींचा, फिर बाहर निकल गई। आज क्या बात है, तुम एकदम रानी लखी दिख रही हो, मिलने पर कजरा ने कहा, जैसे मन में मांदर बज उठा। ढोलक की थाप भी, और तुम राजा लखे। लखे मतलब जैसे। दोनों की चुगलबाजी से किसी को कोई एतराज नहीं था। ठेकेदार की आज्ञा थी कि पत्थर की लकीर, सब 9 बजे से पहले हाजिर रहा करो। सब तैयारी में व्यस्त थे। कुलतार की आधी बनी तपती सड़क उनका इंतजार कर रही थी। पहले आधा गांव खेतीहर मजदूर था, आधे गांव के पास अपने खेत थे। 3 साल के अकाल ने उनसे उनके खेत झपट लिए। उन लोगों की जमीन खरीदने बेचने पर रोक लगने के बाद भी खेत औने पौने में बिके। कुछ लोगों के बुजुर्ग तो पहले ही दारू की चंद बोतलों के बदले जमीन बेच चुके थे। मालिक मजदूर बन अपने ही खेत में खटने लगे। कितने मजदूर पलायन कर गए, पंजाब, गुजरात, मुंबई, दिल्ली। अधिकांश शहर में ही विभिन्न होटल, कपड़े की दुकान, राशन पानी की, चाय पानी की दुकान तथा अन्य जगहों की शोभा बन गए। विभिन्न कठोर कामों ने पूरी उदारता से उन्हें अपना लिया। पत्थर तोड़ने से लेकर भवन बनाने, बालू ढोने, छड़ ढोने तक में उनका सार्थक उपयोग होने लगा। ठेले वाले से लेकर रिक्शा चालक तक बन सब जीवन गाड़ी खींचे लिए जा रहे थे। ये और इन जैसे वन में रहने वाले लोग का जैसे ये है, तो बड़ी शिद्दत से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये है तो हम हैं। पहले से भी ज्यादा बहुत सारे फालतू लोग सड़क निर्माण में जुट गए। कजरा और जिरगी भी। कुलतार की सड़क पर जीवन तपते कुलतार सा बह रहा था। 8:30 बजते ही पगडंडी मार्ग पार कर सब मजदूर शहर की छाती रौंदने चल पड़े। भर रास्ते सरई, पलाश, सेमल,
कुसुम की बहार। गुलमोहर नहीं खिला था अब तक, लेकिन बस अब खिलखिलाने को तत्पर था। महुआ अलग बेचैन, उसके नीचे महुआ की मधुमाती नशीली गंध में डूबी लोग महुआ चुनने में व्यस्त थे। एकाएक कजरा ने पूछा, खैनी है देना। वे खैनी खाते हुए आगे बढ़े। डार के नीचे दोनों ने खैनी दबाया और अपनी सवारी पर सवार यानी साइकिल पर सवार हो गए। साइकिल हवा से बातें करने लगी। हवा की गुदगुदी से फिर चूड़ियों की खनक हवा में घुलने लगी। जिरगी ने कजरा की कमर को घेर कर पकड़ लिया। अब फिजाओं में दोनों की हंसी थी। हम थे तुम थे और समा रंगीन समझ गए ना। एक मिनट। दोनों और नदी को पार कर दूसरे पार पर पैदल नदी को पार कर दूसरे पार पर पहुंच फिर से साइकिल पर सवार होकर आगे बढ़े। घाम बढ़ता ही जा रहा था। वे साइड पर पहुंचे उससे पहले ही पत्थरों के चूल्हे पर कोलतार गर्म करने की तैयारी हो चुकी थी। नीम, बरगद, गुलमोहर, अमड़ा गाछ के नीचे साइकिलों, लाल पीयर कपड़ों के मेले लगने लगे थे। थोड़ी देर में जिरगी, कमलिया, बसंती, सोनवा सभी तसले में भर भर कर गिट्टी लाने लगी। कजरा आग के ललून पीले रंग में गिट्टी का काला रंग घोल रहा था। उसके साथ मथुरा भी था। उनके खुले बदन से गले में बंधी ताबीज को भिगोती पसीने की धार खुशबू की तरह बिखर रही थी। गिट्टी उड़ेलने के बाद काम के बीच भी सब बतिया रही थी। सोनवा की बूढ़ी सास 80 बरस खटती रही थी, अब नहीं खटने पाती है, तो घर पर वह थी सोनवा के सबसे छोटे बच्चे को साथ में रखे हुए। गुना अपने छुआ को बड़े गाछ के नीचे यहाँ पहुंचकर गुना अपने छुआ को बड़े गाछ के नीचे चादर बिछाकर सुला आई थी। अचानक वह चीख कर रोया। रोते देख गुना गिट्टी छोड़कर दौड़कर पहुंची। दूध मुहा चींटियों के काटने से चीख पड़ा था। कभी चींटी काट लेती, कभी कीड़ा। जब ऐसे ही सब अपने बच्चों को पेड़ के नीचे सुलाकर काम में भिड़ जाती थी। कभी कभार अफीम चटाकर भी। जगह रहने पर पीठ पर शॉल से बेतरा में बांध काम करती। थोड़ी देर में गुना अपने बच्चे की भूख, तकलीफ और स्नेह की प्यास शांत कर वापस लौट आई। सब जुटी थी, सब लौटी, जिरगी भी। पर पहले जिरगी ने अपने चादर में 2 पेड़ के बीच झूला बनाकर बच्चे को उसमें लिटा दिया। वैसे भी जिरगी सबकी मदद के लिए सबसे आगे रहती थी। गुना और सोनवा भी जिरगी के रोज गांव की ही थी। सोनवा को 4 तो गुना को 5 बच्चे थे, सब भगवान की कृपा से। गुना और सोनवा अपने छुआ को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। मिड डे मील भी बहाना था, बड़ा लालच। किसी भी तरह वे सब अपने बच्चों को आदमी जैसन बनाकर अच्छी नौकरी में लगे देखना चाहती थी। 5 महीने के छोटका छुआ को सोनवा अपने बेतरा में बांध यहाँ ले आती। पीठ के बेतरा में वह उलझते रहता, वह काम में व्यस्त रहती। सो जाने पर वह किसी गाछ के नीचे चादर बिछाकर सुता देती। अभी बच्चे को सुलाने के बाद फिर वही तसला, गिट्टी, आग थी, गर्म होता कुलतार था, लहकते सूरज बाबा थे, पसीनों की सौंधी गंध थी। जिरगी के साथ कईयों की हंसी भी थी और थी बनी अदबनी सर्पिल सड़क। दूसरी तरफ फराटा भरते नई बनी सड़क के कुलतार से अतनापा जोड़ते वाहन। अचानक सामने से एक स्विफ्ट को आते देख जिरगी की चूड़ी खनकी। यहाँ चूड़ी ना समझा जाए उसकी हंसी। जिरगी की चूड़ी खनकी। देखना देखना, दारू पीकर झूमते हुए गाड़ी आ रहा है। स्विफ्ट रुकी, एक परेशान पुरुष चेहरा झांका। यहाँ कहीं गाड़ी बनाने वाला मिलेगा? यहाँ तो नहीं, आगे एक ठो दुकान है। शुक्रा आगे बढ़ा और सब भी देख रहे थे। कोई एक साथ चलो ना, किसी मैकेनिक को लाना है। अभी साहब, अभी तो काम है, पसीना पूछते हुए कजरा बोला। शुक्रा तू ही जा, शुक्रा तुम जाओ। जिरगी ने गाड़ी के अंदर झांका। एक महिला आगे की सीट पर रुमाल से हवा करती हुई, पीछे 2 बच्चे दिखे। तुम तीनों ही रुको, मैं आता हूँ, पुरुष ने कहा। जल्दी आना, इतनी गर्मी में हम कोलतार के बीच तो भून जाएंगी।
गाड़ी में घूमने से इतना गर्मी चटक रहा है, सड़क पर चलते ही तो जिरगी बोलते ही चुप भी हो गई। बेलचा से कुलतार मिट्टी को एकसार करने, एक ड्रम में कुलतार उबालने का काम जारी था। जिरगी से रहा नहीं गया। मेम साहब बाहर आइए, एकदम ठंडा हवा लगेगा, उस चट्टान पर बैठिए ना। उन्हें बात जची। थोड़ी देर में तीनों पलाश गाछ की छांव तले चट्टान पर जम गए। पास ही थी पुटुस की घनी झाड़ी, गुलाबी फूलों से लदी। बच्चों ने झांकते काले पके फलों को बीच में झांकते काले पके फलों के गुच्छे मोती के काले दानों जैसे वे तीनों गौर से देखने लगे। ई फर बड़ी बेस है, हम ही सब खाते हैं, खाइएगा मेम साहब। वो दो चार गुच्छों को छुड़ा मोती से काले छोटे फलों को हथेली में भरकर लेती आई। नहीं नहीं फेंक दो, जहर वहर। मेम साहब की लगभग झिड़की से वह खिलखिला उठी। खूब अच्छा लगता है, खाने के बाद न जानिएगा। फलों को मुंह में चुभलाती हुए फिर चैत्र की तपती दोपहरी का हिस्सा बन गई। थोड़ी देर बैठने के बाद मेम साहब उठ खड़ी हुई, साथ ही दोनों बच्चों को इशारा किया। एसी कमरों में रहने, एसी गाड़ियों में घूमने, एसी मॉल में खरीदारी करने, एसी हॉल में मूवी देखने की आदि मेम साहब तथा बच्चों को यानी पूरी फैमिली को वहां की धूप हवा रास नहीं आ रही थी। बहुत गर्मी है और मैं नहीं झेल सकती। कहती हुए वे बच्चे गाड़ी को बढ़े। एकाएक उनकी निगाहें जिरगी पर पड़ी। आग के पास खड़ी हुई माथे पर भारी प्रतिमा में चूड़ियां खनखनाए जा रही थी। उस खनखनाहट से उसके दांत मोती से चमक रहे थे। आग की पीली लाल लपलपाहट से बेपरवाह। उसको इसी तरह इत्मीनान से हंसते देख मेम साहब पहले तो एकटक देखती रह गई, फिर वे उनके तन बदन में आग लग गई। थोड़ी देर में मैकेनिक को लेकर साहब हाजिर। देखा अभी भी मजदूर अपने काम में व्यस्त हैं। आग की लपलपाती जीभों पर कोलतार का ड्रम चढ़ा है। पिघला कोलतार सड़क पर उड़ेला जा रहा है। जिधर रोड तैयार था और भी तपन थी। खूब चमक रहा था नया नया कोलतार। नया रोड तीखी धूप से धुला हुआ। सहज सरल मजदूरों में से मीठे गले वाली बंदी की आवाज फिजा में लहराई। महुआ रे महुआ, महुआ पतई सोए झायर गिले रे। महुआ की टोकरी सर पर थामे एक पंक्ति में लौटती लड़कियों की टोली आगे बढ़ती गई तो जिरगी को वे दिन याद आए जब वह भी महुआ चुनती थी, पर बहुत कम कमाई होती थी। क्या नहीं किया उसने। बाबा गया तो उतनी कम उम्र में ही शमशान से जला हुआ कोयला उठाकर लाती और बाजार में बेचकर खर्ची चलाती। माई दूसर के खेत में खटती थी। कुछ सालों तक दलाल के चक्कर में पड़ जाएगी। अधिक कमाने के लालच में महानगर में खोस ही गई थी। बस थोड़ा और बचा है। जब उसके बारे में पता चला, आंगनबाड़ी और सहिया की सखियों से भेद खुला और फिर किसी तरह उसे वापस गांव लाया गया था। दलाल आज भले जेहल की हवा खा रहा है, पर जिरगी वो दिन कभी नहीं भूली। समय से कजरा मिल गया, नहीं तो उसका भगवाने मालिक था। उसका राजा दादा भी जचगी में ही अपन जमीन को 4 बोतल दारू की भेंट चढ़ाया था। अब जिरगी कजरा भरपूर मेहनत से अपनी जिंदगी को नया रूप देना चाहते हैं। ब्याह से पहले थोड़ी जमीन खरीदने का ख्याल जमा हो चुका है और तभी ब्याह करेंगे। हमर छुआ को अफीम का गंध भी नहीं लगने देंगे। अफीम चटाकर लोग सुला के काम करता है। साइकिल की घंटी के टुन के बीच रास्ते में की गई बदकही अभी जिरगी को याद आ गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद गाड़ी ठीक हो गई थी। चारों पसीना पोंछते हुए गाड़ी पर सवार हो गए। इतनी देर में ही उनके हैंकी भीग गए थे। गाड़ी आगे बढ़ी, फिर तेज गति से छुमंतर। बहुत गर्मी है। गाड़ी के अंदर की ठंडी हवा को चिढ़ाता हुआ हंसमुख मथुरा का स्वर आया। कजरा को हंसती अपनी जिरगी एकदम धरती की तरह लगी। धरती के साथ आकाश का बिहा। जिरगी का चूड़ियों से खनकती हंसी गूंज रही थी और कजरा के होठों पे बुदबुदाहट। धरती के साथ आकाश का बिहा। फिर वह मिट्टी में गर्म कोलतार मिलाकर उसे एकसार करने में व्यस्त युवा सूर्य को इनसे रश्क वह और तपने लगा। धन्यवाद। धन्यवाद अनिता रश्मि जी आपकी कथा पाठ के लिए। आप मुख्य अतिथि हैं
और आपको तो हम नहीं कह सकते कि कितने शब्दों शब्द में आप कहानी पढ़ेंगी, फिर भी एकल पाठ आपका था। और लेकिन अन्य कथाकारों से निवेदन रहेगा कि अगर 3000 शब्द 10 मिनट की कहानी पढ़ें तो मुझे लगता है 2-4 कहानियाँ हो जाएंगी। तो अब समय आता है अवधेश प्रीति जी का कि वे आज के अध्यक्ष हैं, और वे आपकी कहानी पर अध्यक्ष टिप्पणी तो वैसे दिए ही थे, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि वे अपनी अध्यक्ष टिप्पणी संक्षिप्त में दें। अवधेश प्रीति जी। अवधेश जी माइक शुरू कर लें अवधेश भाई। आप ठीक है? हाँ ठीक है, आवाज आ रही। हाँ बोला करो भाई कि हाँ ठीक है। ठीक। पता नहीं चलता ना कि उधर क्या जा रहा है, जी क्या जी नहीं जी जा जी रहा है। नहीं आपकी तस्वीर, जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि अनीता जी की इस कहानी पर मैंने पढ़ करके जो अपनी टिप्पणी दी थी वो ग्रुप में, वह व्हाट्सएप ग्रुप इसी मोबाइल में है, और उससे मैं दोबारा जा करके नहीं वो कर सकता, ले आ सकता यहाँ पे। इसलिए मैं अपनी स्मृतियों से कुछ बातें कह रहा हूँ जो अभी मैंने कहानी सुनी, उसी संदर्भ में कुछ बातें रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अनीता जी स्वयं भी बहुत समर्थ कथाकार हैं, और अब उनकी कहानियों को लेकर के कोई अलग से टिप्पणी की जाए वो नहीं है, लेकिन हाँ पर्टिकुलर ये कहानी मुझे जो लगी, या मैं इससे पहले भी अन्य कहानियां जो मैंने पढ़ी हैं अनीता जी की, वो आदिवासी जीवन की जो हलचलें हैं, आदिवासी जीवन के जो संघर्ष हैं, और अपने जो अपना स्वाभिमान है, अपनी अस्मिता का जो उनके अंदर बोध है, उसकी कहानियां कहने में ये मुझे दक्ष लगती हैं। बल्कि वो मुझे लगता है कि उस जीवन को इन्होंने बहुत करीब से देखा जाना है, क्योंकि यही कहानी नहीं, मैं अभी इनको ये कहानी जब पढ़ रही थी तो इनके संग्रह की एक कहानी मुझे रघुआ टाना भगत कहानी याद आ रही थी। तो वो भी संथाल उरांव जो आदिवासी होते हैं उनके जीवन को लेकर के वो कहानी है। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो कहानी कहने भर के लिए, उसमें उनकी परंपराएं, उनके त्योहार, उनकी संस्कृति, वो जो उनका जो एक संघर्ष रहा है, जैसे रघुआ ताना भगत की जो बात है, वो ताना भगतों का एक पूरी एक परंपरा है जो आजादी की लड़ाई में 1800 के आसपास, अगर मैं सही हूं अनीता जी तो आप मुझे बतलाइएगा, मतलब इसका 2800 कुछ के आसपास की ये कहानी है, जब वो ताना भगत ने और ताना भक्तों ने ये शुरू किया था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो अपना संघर्ष शुरू किया था गांधी जी से प्रेरित होकर के। क्या मैं सही हूँ अनीता जी? अनीता जी माइक खोल कर बोलिए, अनीता जी माइक खोल कर बोलिए। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। जतराम राव को प्रेरित किया था जी गांधी जी ने तो वो एक पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वह एक कहानी चलती है, और एक ऐसे मतलब कह सकता हूँ एक तरह से आत्मसंघर्ष की ओर चलती है, उद्वेलन से होके चलती है कि आज का समय 63 साल जिस समय कहानी लिखी गई होगी, उस समय हो सकता है कि आजादी के 63 साल हुए हों, आज आजादी के 76-77 साल हो गए हैं, और उन ताना भक्तों की जो जमीन अंग्रेजों के जमाने में हड़प ली गई थी, वो जमीन आजादी के बाद भी उन्हें नहीं मिली। वह संघर्ष उस कहानी में आता है, और वह संघर्ष इस हद तक है कि अपनी सरकार होते हुए भी हम क्यों नहीं अपना वो जो जमीन है अपनी वो हासिल कर सके। अंग्रेजों ने तो जो किया सो किया, लेकिन आजादी के बाद जो सुराज आया तो हमें वो जमीन हमारी क्यों नहीं मुझे मिली, हमें क्यों नहीं मिली। ये एक संघर्ष की कथा है। साथ ही साथ गांधीवादी जो अहिंसा का संघर्ष था, और जो अब एक माओवादी संघर्ष है जो हिंसा का संघर्ष है, इन दोनों के बीच का जो अंतर्द्वंद है बहुत खूबसूरत उस कहानी में आई। तो कहानी सिर्फ नहीं कहती है अनीता जी, कहानी में उस समाज की, उस समुदाय की जो परंपराएं हैं, इतिहास है, mythology है,
और किंवदंतियां हैं, मिथक, तमाम चीजों से मिलकर के एक समाज बनता है। एक समाज सिर्फ 2+2 = 4 से नहीं बनता, उसमें बहुत सारा उसका इतिहास, अतीत है। तो इस कहानी में भी जो जिरगी है, जो नायिका कहानी की, जिसके माध्यम से पूरी कहानी चल रही है, वह और जो उसका दोस्त है या उसका प्रेमी है कि ये वो कजरा, तो इन दोनों के बीच तो इसमें कुछ चीजें कॉमन है देखने, कुछ अच्छी बातें जो देखने की है। तो ये है कि कहानी उस किंवदंती या उस कथा से, लोक कथा से जाके जुड़ती है कि सूरज बाबा और धरती के मेल से जो ये सारा कुछ एक उत्सव रचाया जाता है, उसमें उस परंपरा का निर्वाह भी है। जो आदिवासी समाज जिसमें विश्वास करता, उस विश्वास का निर्वाह भी है। और जो उन दोनों के जो पुत्री हुई थी बिंदा, उसे गायब हो जाने और फिर प्रार्थना करने के उसके बाद आने का, उसका धरती पर 6 महीने के लिए उसको आने का जो ये पूरा जो एक माइथोलॉजी से ला करके उनकी लोक कथा से ला करके जो पूरा दृश्य खड़ा किया है और इसके साथ जो कहानी को जोड़ा है, और सरहुल जैसा उत्सव उसी के आगमन में मनाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक आदिवासी समाज का जीवन, आदिवासी समाज की परंपरा, आदिवासी समाज के जीवन जीने की जो कला है या कहिए एक तरीके से प्रवृत्ति है, उसे उपस्थापित करती है ये कहानी अपने प्रथमार्ध में। और कहानी उसी के साथ साथ संघर्ष की ओर बढ़ती है। जो कुछ इसमें कितनी खूबसूरत बातें कि स्त्री और पुरुष, उस समाज के स्त्री और पुरुष में दोनों उत्सव साथ साथ मनाते हैं, महुआ साथ साथ पीते हैं, साथ साथ रात में वो सोए हुए हैं, अगली सुबह उठते हैं, एक दूसरे को वो जिरगी कहती है कि काम पे नहीं जाना क्या,